भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में ये अवार्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदान किए। भोपाल को देश के 5वें सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। इस बार कुल 9,500 अंक का सर्वेक्षण हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी में एक और मुहर लगा दी है। प्रदेश के लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। बुधवार देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। वहीं साय सरकार ने प्रफुल्ल भारत को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत हर साल 20,000 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि आडवाणी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 19 दिसंबर को लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया था। आडवाणी और जोशी ने कहा है कि वे समारोह में आने का पूरी कोशिश करेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल न होने पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है। हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं, बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाए। कंपनी ने अमेरिका के लास वेगास में हो रहे मेगा टेक इवेंट में इसे पेश किया है। इस टीवी में 77 इंच का ग्लास और कलर डिस्प्ले है। ये टीवी इस साल के आखिर में मार्केट में आएगी। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन भेजा है। जांच एजेंसी ने फारूक को गुरुवार को श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में साल 2022 में चार्जशीट दायर की थी। फारूक से इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इसके मुताबिक 86 साल के फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच जेकेसीए के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी ने एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से 2018 में दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी। फारूक पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने जेकेसीए में नियुक्तियां की ताकि बीसीसीआई के स्पॉन्सर्ड फंड में हेरफेर किया जा सके। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तेज भूकंप आया। इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। इसका केंद्र हिंदुकुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। आईएसआई एजेंटों के संपर्क में रहने के आरोपी शामली के तहसीन को भी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। शहर के मोहल्ला नौकुआ रोड बर्फ वाली गली निवासी कलीम को 17 अगस्त को एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसटीएफ के निरीक्षक प्रशांत कपिल की तरफ से शहर कोतवाली में कलीम, उसके भाई तहसीन उर्फ मोटा और सहारनपुर निवासी यूसुफ उर्फ शमशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
जम्मू संभाग के जिला राजौरी को दहलाने की आतंकियों की साजिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने की टीम ने राजौरी के मंजौकोट से 4 टिफिन आईडी और गोली बारूद बरामद किया है। टीम आसपास के इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार राजौरी के हयातपुर मंजौकोट इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक वायरलेस सेट, एक टेप रिकॉर्डर, 23 राउंड AK गोलियां और 4 टिफिन बॉक्स आईडी बरामद हुई। इससे पहले बुधवार को पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास से 2.5 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया, जो कि 3 पैकेटों में बंद था। वहीं मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास से हथियार और नशीले पदार्थ की खेप को जब्त किया गया है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत्त चिर विघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया। क्यों उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉइसराय के टाइम। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था। G20 इज कंसीडर्ड द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया। और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री के हिंदी भाषण को देशवासी अपनी अपनी भाषा में सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या से हिंदी में भाषण देंगे तो गुजरात में बैठा व्यक्ति गुजराती, तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति तमिल, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति तेलुगु, जापान में रहने वाला व्यक्ति जापानी भाषा में भाषण सुन सकेगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अनुवादिनी पोर्टल के अनुवादिनी डीप लर्निंग ट्रांसलेशन टूल से ऐसा संभव होगा। AICTE भाषण कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गया है। पोर्टल को विकसित करने वाले AICTE के समन्वय अधिकारी डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर ने बुधवार को छत्रपति शाहूजी महाराज विवि की ओर से भाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देने के लिए AICTE ने अपना टूल विकसित किया है। ये टूल किसी भी संवाद का एक साथ 15 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस खोल दिया है। ये भारत में परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है।
भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय शाखा परिसर के उद्घाटन की सराहना की। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि दुनिया में कहीं से भी भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय है। ये ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा संबंधों में एक नया अध्याय खोलता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के 22 जनवरी को उद्घाटन को लेकर देश भर में धार्मिक माहौल बना हुआ है। कपूरथला मुख्य डाकघर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रंग में रंग गया है। भारतीय डाक विभाग की ओर से नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिलान्यास को समर्पित खास तौर पर श्री राम जी की जीवन लीलाओं को प्रदर्शित करता एक डाक टिकट जारी किया गया है। कपूरथला मुख्य डाकघर के अधीक्षक संजीव कुमार चुग ने बताया कि भारतीय डाक विभाग की ओर से जारी श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के लिए विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, जो कि आम जनमानस के लिए माल रोड कपूरथला स्थित मुख्य डाकघर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2000 डाक टिकट की संख्या डाकघर में मौजूद है। श्री राम जी के जीवन काल के विभिन्न समय काल को आकर्षक ढंग से डाक टिकट का रूप देकर प्रदर्शित किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में राम मंदिर बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर देश भर में उल्लास है। देश के कोने कोने से भक्त मंदिर के लिए भेंट लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के बड़ोदरा से 1100 किलोग्राम वजन का पीतल का विशाल दीपक अयोध्या ले जाया जा रहा है। दीपक की शोभायात्रा गुरुवार की सुबह राजस्थान के रास्ते आगरा के शमशाबाद में प्रवेश की। यहाँ राम भक्तों ने दीपक के दर्शन कर माला फूल अर्पित किए, दीपक की आरती उतारी। इस मौके पर पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शाजापुर जिला मुख्यालय में राम श्याम धार्मिक कीर्तन यात्रा पर पथराव के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी रहीम के घर पर गुरुवार को बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि सोमवार को शाजापुर में राम श्याम धार्मिक कीर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर रहीम सहित कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। गुरुवार को प्रशासन ने आरोपी रहीम के मकान पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजस्व एवं पुलिस फोर्स मौका स्थल पर मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस फोर्स हथियारों के साथ लैस नजर आई। वहीं आसपास के क्षेत्र में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी, ताकि कार्यवाही के दौरान कोई बुलडोजर चलने वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए। देवरिया जिले में मईल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी युवक के साथ थाना परिसर में पहुंची और वहां बने मंदिर में बुधवार को शादी रचा ली। थाना क्षेत्र एक गांव की 2 बच्चों की मां का अपने पड़ोसी युवक के साथ प्रेम हो गया था। एक साथ रहने के लिए दोनों घर छोड़कर 4 महीने से इधर उधर घूम रहे थे। बुधवार को दोनों थाना परिसर में पहुंचे और थानेदार से कहा कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। जानकारी होने पर गांव के लोग भी थाने पर पहुंच गए। इसके बाद हुई पंचायत में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया। उसके बाद दोनों ने थाना परिसर में बने मंदिर में शादी कर ली। थानाध्यक्ष गोरखनाथ सरोज ने बताया कि थाना परिसर में शादी करने की जानकारी नहीं है। ब्रिटेन दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी में ढालने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।